प्लेसमेंट ऑफ, यहां पे कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं चाहिए मेरे को, आपने क्या समझा है आपको वो बताना है। तो लैटिस क्या होता है? फिक्स्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को आप लैटिस कहते हो, और उन्हीं स्ट्रक्चर्स में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आके बैठ जाते हैं। उन्हीं के आयंस के वहां पे बैठने पे, जब वो वहां पे आते हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो उस वजह से एनर्जी रिलीज होती है। और जो एनर्जी रिलीज होती है उस पूरे स्ट्रक्चर में, मतलब एक मोल के स्ट्रक्चर में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को आप कहते हो लैटिस एनर्जी, है कि नहीं? अच्छा, अगर किसी कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा है, आप बताइए क्या नाम है आपका? वंश। बताइए कि अगर किसी आयनिक कंपाउंड का अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है, उसके भी पहले, क्या कोवेलेंट कंपाउंड की लैटिस एनर्जी हो सकती है? नहीं, नहीं। ठीक है, तो अगर किसी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा या कम बिटवीन द आयंस? ज्यादा होगा। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्टेबिलिटी एंड द लैटिस एनर्जी? स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी, इसका मतलब आयंस के बीच में बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग है। देन व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट एंड द लैटिस एनर्जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जितना ज्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उसको मेल्ट करने में उतना ही ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी। और जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ठीक है, अगर मैं उनकी लैटिस एनर्जी, अगर मैं उनके मेल्टिंग पॉइंट को यहां पे प्लॉट करूं ना, मेल्टिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस, तो एक चीज देखने को मिलेगी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, मैंने गलत लिख दिया। मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा यहां पे होगा आपका टेम्परेचर। और टेम्परेचर किसी भी डिग्री सेल्सियस में आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वहां पे आपका वो एकदम से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई बता सकता है ऐसा क्यों होता है? तो बॉन्ड यहां क्यों नहीं हुआ ऐसा? मतलब काफी हद तक सही बता रहे हो आप। ऐसा क्यों होता है कि आपका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और आपका जो क्रिस्टल है वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता चला जाएगा, लेकिन एक पॉइंट पे जाके वो ब्रेक कर जाएगा? क्योंकि बिल्कुल सही, आपके पास दोनों आंसर सही है। आपके पास कोई भी एक, मान लीजिए बॉन्ड है, इसके पीछे के लॉजिक को समझिएगा। आपके पीछे कोई भी आयंस के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड की एक फिक्स्ड एनर्जी होगी, और जब तक, चलिए मान लेते हैं कि से एनी नंबर, चलिए 1000, ठीक है, एनी नंबर 1000। तो जब तक आप इसकी एनर्जी को 0 से लेके 100 होगा तो कुछ होगा नहीं, 100 से 500 होगा तो कुछ होगा नहीं, 500 से अगर ये 900 भी होगा तो भी क्या ये बॉन्ड टूटेगा? नहीं, 999 पे भी ये बॉन्ड आपका नहीं टूटेगा। लेकिन जैसे ही आपका टेम्परेचर पहुंचेगा या एनर्जी पहुंचेगा 100 जूल, ये आपका टूट जाएगा। बात समझ रहे हैं? और क्योंकि पूरे क्रिस्टल में एक ही टाइप के बॉन्ड है, पूरे क्रिस्टल में कितने टाइप के बॉन्ड हैं? एक ही टाइप का बॉन्ड है, मतलब Na+Cl- Na+Cl- हर जगह वही है। तो जब टूटेंगे तो सारे एक साथ टूट जाएंगे, क्योंकि सबकी एनर्जी कैसी है? एक जैसी है। लेकिन एमॉर्फस में ना ये नेचर नहीं होता, क्योंकि वहां पे अलग अलग टाइप के बॉन्ड है, और अलग अलग टाइप के बॉन्ड अलग अलग एनर्जी में टूटना शुरू कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि 0 से 100 में आपके कुछ बॉन्ड्स टूट गए, फिर 100 to 500 आपके और बॉन्ड्स टूट गए, फिर 500 टू और टूटते चले गए। क्यों? क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड में आपके जो बॉन्ड्स होते हैं वो एक ही टाइप के नहीं होते हैं, मल्टीपल टाइप्स के हैं। क्या आप ये बात समझ रहे हो? ये आप बाद में पढ़ोगे, ये है आपका सॉलिड स्टेट क्लास 12 का जो चैप्टर है उसका एक पार्ट था, क्योंकि हम यहां पे वो डिस्कस कर रहे थे तो हमको बता दिया। अच्छा, ठीक है, मैम आप बताइए, सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखा है एप्लीकेशन ऑफ लैटिस एनर्जी में?
ओ, आप भी ऐसे ही हो? ठीक है, मैं आप लोगों को फॉर्मली बता देता हूं। ठीक है, अपनी होमवर्क की बुक को, ठीक है, अपने मेन नोट्स की बुक से अलग रखिए। और आपके पास पैसे ज्यादा है, काइंडली डोनेट टू मी, ठीक है, आई वोंट माइंड, बट ये प्रिंट कराना बंद करिए। और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल की बुक, मतलब नोटबुक और आपका होमवर्क दोनों अलग अलग करिए, तीनों सब्जेक्ट्स का, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स का नहीं, तीनों पार्ट्स का। और वो आपको अभी खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका दो ही ट्रैक चल रहा है। कौन सा? इनऑर्गेनिक और फिजिकल चल रहा है। सॉरी, हाँ, बट शिवम सर एक्चुअली थोड़ा सा अपने रिसर्च के काम में बिजी है, इसलिए, बट इवेंचुअली ही विल बी बैक। तो आपका दो ही ट्रैक चल रहा है। कौन सा? इनऑर्गेनिक और फिजिकल। इवेंचुअली आपका ये ऑर्गेनिक तक जाएगा, तब आपको एक दूसरी बुकलेट की जरूरत पड़ेगी। सेपरेट करिए, मिक्स मत करिए, ठीक है। और अगर आपको प्रिंट कराना है, जो भी आपके पास डीपीपीज आ रही है उनको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट करा के एक फाइल में रखिए, ताकि आपको बार बार फोन ना देखना पड़े, ठीक है। क्योंकि ये आपको भी पता है कि फोन में एक क्वेश्चन देखना और उसी क्वेश्चन को एक पेपर पे देखना, दोनों में एटलीस्ट 1 घंटे का फर्क है। और बाकी के वो 50-60 मिनट, मतलब 55 मिनट कहां जाते हैं, वो भी आपको पता है, ठीक है। अपने फोन के डिजिटल वेलबींग में जाके देखना, वहां पे एक बार होगा जो ऐसे चढ़ता चला जाता है। एंड आई एम वेरी श्योर यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अच्छा बताइए, स्टेबिलिटी में हमने कितने पॉइंट्स लिखे हैं? सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ लैटिस में क्या हमने ये लिखा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज आल्सो डिपेंड ऑन लैटिस एनर्जी। क्या ये पूरा दिखाइए जरा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आयनिक कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आयनिक कंपाउंड। स्टार्ट करें, चलिए लिखिए जरा पहला पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहला पॉइंट, ionic compounds does not exist in gaseous state. Ionic compound does not exist in gaseous state. Second, ionic compounds are non-directional in nature. Ionic compounds are non-directional in nature because a positively charged ions are attracted from each other, because a positively charged ions are attracted from each other in all the directions. In all the directions. ये जो मैं बना रहा हूं ये आपको बनाना नहीं है, बस समझिएगा। अभी शायद आज के लेक्चर के लास्ट में या नेक्स्ट लेक्चर में आप ये देखोगे कि जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, उनके बीच में इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है। आई होप यू रिमेंबर कि ये कौन सा ऑर्बिटल है। ये आपका पी है, पी सबशेल है,
ये आपका पी सबशेल है ना, एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, ये पी है, और डी का शेप कैसा होता है, डबल डंबल, एफ की जरूरत नहीं है आपको। तो ये जो है ना, ये आपका कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड आपके एक डायरेक्शन में ही बनते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा। मान लेते हैं कि ये मेरा पी जेड है, मतलब अलोंग द जेड एक्सिस, और ये भी मेरा पी जेड है अलोंग द जेड एक्सिस। तो जब दोनों सेम एक्सिस पे थे, मतलब सेम डायरेक्शन में थे, तो उनके बीच में ओवरलैपिंग होगा और यहां पे मेरा कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं सिग्मा। लेकिन यहां पे आपका बॉन्ड नहीं बनेगा। बट कॉन्ट्रेरी टू दिस फैक्ट, आपके पास अगर यहां पे कोई भी प्लस चार्ज होता, तो आप ये देखोगे कि जो माइनस चार्ज होगा, वो उसके चारों तरफ सराउंडेड होगा। बात समझ रहे? जैसे आज के लेक्चर में हमको करना है हाइड्रेशन एनर्जी, तो जब आप Na+ को पानी में डालते हो, तो पानी के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से उसको सराउंड कर लेते हैं, और यहां पे आपका O है, और O अंदर की तरफ क्यों है, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और आपका जो Cl- होगा, वहां पे कुछ इस तरीके से सराउंडिंग हो जाती है। आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये H है, और H पे चार्ज कैसा होता है, पार्शियल प्लस। लेकिन क्या आप एक चीज देख रहे हो कि यहां पे कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब 360 पूरा है। जैसे s ऑर्बिटल का कोई डायरेक्शन होता है क्या? नहीं। s ऑर्बिटल में आप यहां से अटैक करो, यहां से अटैक करो, यहां से अटैक करो, यहां से कहीं से भी अटैक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन p ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? डायरेक्शनल। अगर आपने इन दोनों का अलग अलग किया डायरेक्शन, तो इनमें ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो क्या आप ये बात समझ रहे हो? क्या आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शनल नेचर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। Ionic compound do not show isomerism due to non-directional nature. Does anyone have an idea what is isomerism? Due to non-directional nature. Does anyone have an idea what is isomerism? Isomers? Sorry. ठीक है, और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर। बट एक्चुअली सिर्फ यही नहीं होता। आइसोमर्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आपका स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है। लेकिन स्टीरियो आइसोमर में आपका नाम क्या है? निहाल का स्ट्रक्चर कैसा है? सर, शोल्डर, एब्डोमेन, लेग्स, ठीक है। इसके एक हाथ को तोड़ दो, इमेजिन करो लीगो है ये, एक हाथ को तोड़ो और सर पे लगा दो। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी सेम है, क्योंकि इसके पास अभी भी दो हाथ हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर पहले से चेंज हो चुका है। ये जो आइसोमेरिज्म है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, मतलब कंपाउंड का पहले और बाद में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उसका स्ट्रक्चर अलग है। मतलब आपने कोई चीज तोड़ी, कोई चीज फॉर्म किया। अब निहाल को पंखे से उल्टा लटका दो, मतलब सीरियसली नहीं, लेकिन जब ये पंखे से उल्टा लटकेगा तो भी इसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। हेड कनेक्टेड है शोल्डर से, वो कनेक्टेड है एब्डोमेन से, वो कनेक्टेड है आपके लेग से। बात समझ रहे हैं? लेकिन इसका जो चेंज हो गया वो हो गया ओरिएंटेशन चेंज हो गया, और इस ओरिएंटेशन के चेंज होने को हम कहते हैं मतलब स्टीरियो।
और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आपके आइसोमर्स शो करते हैं उनको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। लेकिन वो ऑर्गेनिक का पार्ट है, वो आपकी जिंदगी में जिस दिन आएगा समझ लेना दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट तबाही का, ठीक है। बट आयनिक कंपाउंड आपके आइसोमर्स शो नहीं करते। रीजन क्या है कि आयनिक कंपाउंड्स आपके आयनिक बॉन्ड जो है आपका वो कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। क्या ये बात क्लियर है? और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय नॉन डायरेक्शनल नेचर, तो उसका सिंपल सा आंसर ये होगा कि आप आयन किसी भी पर्टिकुलर आयन को किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच कर सकते हो रिएक्ट करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता। आपको एक फिक्स्ड ओरिएंटेशन पे ही आना पड़ेगा, तभी आप अटैक कर सकते हो। अगर फिक्स्ड ओरिएंटेशन नहीं है तो आपका बॉन्ड नहीं बनेगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। आयनिक कंपाउंड ionic compound show isomorphism. Ionic compound show isomorphism. Ionic compound show isomorphism. Isomorphism का मतलब क्या है वो सुन के खुद से लिख लीजिए। Isomorphism का मतलब है कि दो अलग अलग आयनिक कंपाउंड सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। दो अलग अलग आयनिक कंपाउंड सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे NaCl का क्यूबिक होता है ना, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ NaCl का ही क्यूबिक हो सकता है, और भी बहुत सारे आयनिक कंपाउंड हो सकते हैं जिनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्यूबिक। लिख लीजिए। Ions having similar electronic structure. Ions having similar electronic structure. Ions having similar electronic structure. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयनिक कंपाउंड शो आइसोमॉर्फिज्म। ये मैं बस आपको आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है वो एक्सप्लेन कर रहा था। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब आयंस हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए क्वेश्चन करिए, यहां से क्लियर हो जाएगा। और K2S and CaCl2 आपको यह बताना है कि क्या ये आपके आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे। तो यहां पे जितने भी आयंस है सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। K2S और कौन सा है, एंड CaCl2। तो यहां पे आपके पास आयंस क्या आएंगे, 2K प्लस S-2। यहां पे कितना आएगा, Ca+2 एंड 2Cl माइनस। इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका इन दोनों का और इनका बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या शो कर रहे हैं, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या आएगा पोटेशियम का, आई गेस पोटेशियम 18 होगा ना, K प्लस मतलब पोटेशियम आयन 18 होगा।
तो ये हो जाना चाहिए आपका 3p6। सल्फर कितना होगा -2, 16 - 2 18, 3p6। कैल्शियम +2, 20 - 2 18, 3p6, मतलब मैं लास्ट वाला काउंट कर रहा हूं। NCl - 17 + 1 18, 3p6। तो ये सारे के सारे मेरे 3p6 हैं। तो इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड्स आपस में क्या शो कर रहे हैं? आइसोमॉर्फिज्म। फिर सेम पॉइंट में नोट करके लिखिएगा, फिर सेम पॉइंट में नोट करके लिखिएगा, आयनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर। सेम पॉइंट में जो भी है, नंबर मुझे याद नहीं है, उसी में नोट करके लिखिए। सॉरी, हाँ पता, आयनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर also show isomorphism to each other. Having similar crystal structure also show isomorphism to each other. लिखा सबने? चलिए आगे लिखते हैं। हाँ, आयनिक कंपाउंड्स हैव जनरली वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बाय द वे, ठीक है लिख लीजिए, फिर मुझे बताइए लिख के कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कितना? 120? अबे सेल्सियस की बात करो, फ़ारेनहाइट कौन याद रखते? चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस क्यों होता है? क्या आप वाटर को, हाँ सम प्रेशर रिलेटेड, हाँ वाटर मॉलिक्यूल्स के गेटिंग क्लोज, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, तो उसके साथ वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैंसिल करके ऊपर उठ जाता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस जो आप बताते हो, इसमें एक बहुत बड़ा एजम्पशन होता है। वो मैंने आपको तो ग्राफ दिखाया था ना आयनिक कंपाउंड का, ठीक है, वो बताया था ना आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, सहते जाएंगे एक पॉइंट पे। अब मुझे एक बकरा चाहिए होगा ताकि मैं एक एग्जांपल सेट कर सकूं, प्लीज आप वो मत बनो, ठीक है? क्या पानी को 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे बॉईल कर सकते हो? हाँ, आंसर है हाँ। पानी को आप 50 छोड़ो 20 डिग्री सेल्सियस में बॉईल कर सकते हो। आउटर स्पेस में तो ऐसा है कि अगर आप टेक्निकली आउटर स्पेस में, अगर आप कहते हैं ना कि आपने अगर किसी भी रिक एंड मॉर्टी देखा है, किसी ने कोई स्पेस का कोई कार्टून देखा है रिक एंड मॉर्टी टाइप, आप स्पेस में अगर बिना स्पेस शूट के जाओगे तो आपका ब्लड बॉईल कर जाएगा, अब बॉईल करके आप एक्सप्लोड कर जाओगे। बट सेम क्वेश्चन, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस
जो है ना ये इनकम्प्लीट है। इसके साथ एक और चीज होती है जो आप बार बार बोलते नहीं हो। एनीवन? कोई भी चीज आपकी बॉयल तब करती है, समझिएगा। आपके पास ये एक कंटेनर है, दिख रहा है? ठीक है, इस कंटेनर में पानी है, दिख रहा है? आप इस पानी को गर्म करो। आप जब इस पानी को गर्म करोगे तो आपके लिक्विड के सरफेस से जो वेपर्स है, मतलब वो बाहर निकलेंगे। और ये जो वेपर्स बाहर निकल रहे हैं, फील हो रहा है? हाँ, ये जो वेपर्स बाहर निकलेंगे, ये लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे। इसको आप कहते हो वेपर प्रेशर। डेफिनेशन सुनिए। द प्रेशर एक्सर्टेड बाई द वेपर्स ऑफ द लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। यहां तक बात क्लियर है? और जब ये वेपर प्रेशर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, आपका लिक्विड बॉईल करना शुरू कर देगा। सो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेयर होता है। लेकिन 1 एटमॉस्फेयर क्या है ना कि वो कांस्टेंट रहता है ऑलमोस्ट, तो इसलिए आप उसको बार बार बोलते नहीं हो। लेकिन अगर आपको पानी को 50 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना है तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर देना है। क्योंकि जब पानी गर्म करोगे तो वेपर प्रेशर कितना होगा, पहले 0 होगा, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.45, और जैसे वो 0.5 के बराबर पहुंचा, मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 0.5 एटीएम है, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर लिक्विड बॉईल कर जाएगा। और स्पेस में चीजें आपकी इंस्टेंट बॉईल क्यों करती हैं? क्योंकि स्पेस में टेक्निकली आपके पास, मतलब वो एम्प्टी है पूरा, आपके पास वहां पे कोई प्रेशर नहीं है, वो वैक्यूम है। आपने कभी पानी का ट्रिपल पॉइंट सुना है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? यस, जाके यूट्यूब पे देखिएगा, देयर इज अ वेरी गुड लैब एक्सपेरिमेंट जहां पे वो बस ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर सर्च करिएगा, पहला ही वीडियो वही आएगा। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक ऐसा स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर का कंडीशन है जहां पे आपका H2O एक ही साथ तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बात समझ रहे हैं? तो क्या आपको यह चीज क्लियर हो रही है कि आपका कोई भी चीज बॉईल करती क्यों है? पानी 100 पे ही बॉईल क्यों करता है? क्योंकि जब पानी 100 पे बॉईल कर रहा है, इसका मतलब कि उस वक्त उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। आयनिक रिएक्शंस आर कैरीड आउट Ionic reactions are carried out in aqueous solution. Ionic reactions are carried out in aqueous solution. फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा solubility. स्टेटमेंट लिखिएगा। आयनिक कंपाउंड्स आर डिसॉल्व्ड। Ionic compounds are dissolved in polar solvent. Ionic compounds are dissolved in polar solvent. Ionic compounds are dissolved in polar solvent while dissolved in polar solvent while covalent compounds are dissolved in non-polar solvent. While covalent compounds are dissolved in non-polar solvent. ऑयल एंड वाटर मिक्स होता है? नहीं। रीजन? डेंसिटी भी एक रीजन है, नॉट द सोल रीजन। हाँ, मतलब वही सॉल्युबल क्यों नहीं है, मतलब ऑयल एंड वाटर आपस में मिक्स क्यों नहीं होते?
उसका रीजन यहां पे ही है जो अभी आपने स्टेटमेंट लिखा। यस, वन इज पोलर एंड अदर इज नॉन पोलर। आपके जितने भी ऑयल्स हैं वो सारे के सारे नॉन पोलर हैं, ठीक है। और पानी आपका पोलर कंपाउंड है। पानी आपका पोलर कंपाउंड क्यों है? पानी, वाई वाटर इज अ पोलर कंपाउंड। पोलर का मतलब वहां पे दो पोल्स हैं। दो पोल्स का मतलब दो ही तो पोल होते हैं, या तो नॉर्थ साउथ या तो प्लस माइनस, तीसरा नहीं होता। एंड वाई देयर इज अ चार्ज सेपरेशन बिटवीन देम? ट्राई अदर वे अराउंड। difference in electronegativity, because oxygen is more electronegative, not the hydrogen is more electropositive, ठीक है। देखिए आपके पास जो पानी का मॉलिक्यूल है वो कुछ ऐसा होता है, और ये चैप्टर खत्म होते होते आपको ये चीज भी रियलाइज हो जाएगा कि बार बार मैं पानी के मॉलिक्यूल को इस तरीके से ही क्यों बना रहा हूं, ठीक है। ये कोई मतलब ड्राइंग नहीं है, ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है पानी का, ऐसा ही होता है। और यहां पे होते हैं आपके दो लोन पेयर्स, उसके लिए बस एक लेक्चर का वेट करिए। अब देखिए ऑक्सीजन कैसा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं कंपेयर टू हाइड्रोजन? ऑफ कोर्स हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैटर नहीं करती। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन पे कैसा आएगा, पार्शियल प्लस। बात समझ रहे हैं? लेकिन ये मेरे CH4 का मॉलिक्यूल है, एंड कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम ऑलमोस्ट सेम मान के चलते हैं। तो यहां पे आपके पास कहीं पे भी पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस है नहीं। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, CH4 मेरा कैसा हो गया, ये है मेरा नॉन पोलर, मतलब यहां पे कोई भी पोल्स जनरेट नहीं हुए हैं। और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये है मेरा पोलर सॉल्वेंट। एक कोई और एग्जांपल दे सकते हैं आप पोलर सॉल्वेंट का? आप सबका फेवरेट इथाइल अल्कोहल, क्या ये आपका पोलर सॉल्वेंट होगा? देखिए सॉल्वेंट का मतलब ज्यादा क्वांटिटी में है। क्या ये कंपाउंड आपका पोलर है? हाँ, क्योंकि ये ऑक्सीजन आपका किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन से, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल प्लस। अमोनिया NH3, क्या ये आपका पोलर होगा? क्या अमोनिया आपका पोलर होगा? हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये सारे मेरे पोलर हो गए। चलिए C2H6 का नाम क्या होगा, इथेन। क्या इथेन मेरा एक पोलर कंपाउंड होगा? नहीं। ये स्ट्रक्चर आई गेस आप लोग जानते होंगे किसका होता है, लास्ट क्लास में बताया था, बेंजीन। बेंजीन भी छोड़िए, चलिए साइक्लोहेक्सेन। क्या साइक्लोहेक्सेन आपका पोलर होगा? आपको अगर यह चेक करना है कि मेरा कंपाउंड पोलर है कि नहीं, तो आप बस वहां पे यह चेक करिए कि क्या वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। क्या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है? बहुत थोड़ा सा, मैटर नहीं करता। तो क्या यह पोलर होगा? नहीं, नहीं, क्योंकि यहां पे केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। क्या यह पोलर होगा? नहीं, क्योंकि यहां पे भी केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही है। तो फिर यह पोलर क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन कैसा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल कर लेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और बाकी हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा आएगा, पार्शियल प्लस। और आपका कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो जैसा है वो वैसे को डिसॉल्व करेगा। NaCl पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, लेकिन NaCl बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होगा,
ठीक है, साइक्लोहेक्सेन बेंजीन में डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन साइक्लोहेक्सेन अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होगा। जो जैसा है वो वैसे को डिसॉल्व करता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। आप सबको ये तो पता होना चाहिए, आपने कई बार मिक्स किया होगा इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर ऑन द रॉक्स। ऑन द रॉक्स का रीजन ही यही है कि आपको पता है। आई होप यू कैन रिलेट, है ना? बहुत बढ़िया। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इथाइल अल्कोहल आपका कैसा है? पोलर। पानी कैसा है? पोलर। एंड लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, कभी बेंजीन के साथ ट्राई करना इथाइल अल्कोहल, आप ट्राई करना, क्लास नहीं आओगे तो पता चल जाएगा क्या हुआ है। तो क्या बेंजीन के साथ आपका इथाइल अल्कोहल डिसॉल्व होगा? नहीं, क्योंकि बेंजीन कैसा है? नॉन पोलर। इथाइल अल्कोहल कैसा है? पोलर। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। बात चमक रही है? लिख लो। हाँ, ये मत पूछिए क्या लाइक डिसॉल्व्स लाइक, खुद से लिख लीजिए। यहां पे जो पोलर नॉन पोलर के एग्जांपल दिए हैं वो लिख लीजिए। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर कंपाउंड डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। 4 कंडीशन बन जाएंगी, अब चारों थोड़े लिखवाएंगे। नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर डज नॉट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर, नॉन पोलर डज नॉट डिसॉल्व इन पोलर। तो इतना सब लिखने से अच्छा है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। कर लीजिए आपके ऊपर। हाँ, फॉन्सियलस, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये याद कर लीजिए। और इसमें आगे जाके एक एडिशन और आएगा। यहां पे आपका एक sp हाइब्रिडाइज कार्बन आता है। आपने sp हाइब्रिडाइज पढ़ा था ना, वो कहीं पे यहां पे इनके बीच में आता है। हाइड्रोजन इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब पोलैरिटी का एप्रिशिएबल होना चाहिए, ठीक है? क्लास ये लिखा आपने, क्लास ये लिखा आपने फॉन्सियलस, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखवाया था। हाँ, फिर ठीक है, फिर ठीक है। चलिए आगे लिखे। ये जो पर्टिकुलर शेप है ना, बस सुन लीजिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये आपका टेट्राहेड्रल शेप है, और ये शेप आपका डायमंड्स में होता है, कार्बन कार्बन के बीच में, है ना? और टेक्निकली इस शेप को अगर आपको नहीं, ये सॉरी हेक्सागोनल, वो ग्रेफाइट में होता है। और इसको इमेजिन करना है तो ये आप इमेजिन करिए पिरामिड का 1 2 3 साइड, ऊपर से एक आपने झंडा लगा रखा है, ठीक है? बट ये आएगा, अभी आगे डिटेल में आएगा वीबीटी थ्योरी में, वीबीटी वेस्पर में आएगा। चलिए आगे लिखिए। रीजन ऑफ solubility of ionic compound is नहीं, next point. Reason of solubility of ionic compound is polar solvent. इस पोलर सॉल्वेंट, सॉरी अगर मैंने कंपाउंड बोला हो तो, इस पोलर सॉल्वेंट
नेक्स्ट पॉइंट, पोलर कंपाउंड्स हैव very high dielectric constant. डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप इस से रिप्रेजेंट करते हो, कांस्टेंट, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है उसका, सिंबल। Dielectric constant of a solvent is defined, डाइइलेक्ट्रिक मतलब सेम पॉइंट में नेक्स्ट लाइन से लिख लीजिएगा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज डिफाइंड as its capacity to weaken, the force of attraction between ions of ionic compound, force of attraction between ions of ionic compound immersed in that solvent, पानी का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना वो 80 होता है। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे एयर का 1 होता है रेफरेंस के लिए और पानी का होता है 80। आप बताइए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या लगता है आपको, क्या इसका मतलब क्या हो सकता है? अगर आपको इस डेफिनेशन से इंटरप्रिटेशन करना हो कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है तो आप क्या बताओगे? वो तो मुझे भी पता है, मैंने समझाया भी नहीं अभी, मैं तो बस आपसे ये पूछ रहा हूं कि डेफिनेशन पढ़ के आप क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हो कि क्या हो क्या सकता है। ट्राई, सॉरी शीज, हाँ, समथिंग रिलेटेड टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैम आप बताइए, व्हाट डू यू थिंक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज? डेफिनेशन पढ़ के आई एम नॉट लुकिंग फॉर द राइट आंसर, मैं बस ये चाह रहा हूं कि आप डेफिनेशन पढ़ के एक इंटरप्रिटेशन कर सकते हो कि नहीं, कि हो क्या रहा है यहां पे। ट्राई, ठीक है। एक चलिए काम करते हैं, एक आयनिक कंपाउंड लेते हैं A+B- और ये आयनिक कंपाउंड मेरा किसी ऐसे सॉल्वेंट में है। अच्छा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके सॉल्यूट का नहीं होता है, सॉल्वेंट का होता है, और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये जो सॉल्यूट का है या सॉल्वेंट का है ये मान लेते हैं 40 है, और मेरे पास एक दूसरा है, थोड़ा और कम कर लेते हैं ताकि डिफरेंस आ जाए अच्छे से, ये है 20, और मेरे पास सेम आयनिक कंपाउंड है A+B-, और यहां पे जो मेरा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो आप मान लेते हैं कि 95 है। तो इन दोनों में से आपका आयनिक कंपाउंड का जो बॉन्ड है वो जल्दी किस में टूटेगा? किस में टूटेगा? क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेक्निकली एक टर्म है जो यह बताता है कि आपका जो सॉल्वेंट है वो बॉन्ड को तोड़ने में कितनी ज्यादा आपकी हेल्प कर रहा है, और जितना ज्यादा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतने जल्दी वो इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करेगा, और जितने जल्दी आप उस बॉन्ड को तोड़ पाओगे उतने ही जल्दी आपका आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाएगा। पहले इस चीज को प्रोसेस करिए फिर वापस समराइज करते हैं। आप बताइए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डेफिनेशन पढ़ ले मेरे भाई,
constant is the capacity that कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्वेंट, capacity of a solvent that helps to weaken its bonds and वीकेंड इट्स बॉन्ड नहीं, वीकेंड द बॉन्ड ऑफ आयन, आयनिक कंपाउंड। अब देखिए आपने ना कई बार जैसे आपका NaCl है, NaCl आपका पानी में बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। देखिए कोई भी चीज डिसॉल्व करना है ना, तो उसके लिए आपको करना, कोई भी चीज आपको डिसॉल्व करना है तो आप सबसे पहले करोगे क्या, आप पानी में NaCl डालोगे जिसमें आपका होगा Na+ एंड Cl-। और किसी भी चीज को डिसॉल्व करना है इसका मतलब कि आपको उसके आयंस को अलग अलग करना है। डिसॉल्व होने का यही मतलब है। अगर आप Na+ को NaCl को पानी में डालोगे तो आपको Na+ का पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा, मतलब वहां पे Na+ के आयंस होंगे, वहां पे आपको Cl- का भी पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा, मतलब Cl- के भी आयंस हैं। इसका मतलब NaCl क्या कर रहा है, टूट रहा है। तो देखिए पानी का मॉलिक्यूल करता क्या है ना, Na+ पे पानी कैसा अटैच होगा, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से अटैच क्यों होगा, एक तो नॉन डायरेक्शनल है, दूसरा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और Cl पे अटैच कैसे होगा पानी, इस तरीके से, क्योंकि H पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज्यादा है तो वो आपके इस बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा, मान लो आपके पास ये एक बॉन्ड है, ठीक है। अगर इस बॉन्ड को तोड़ने में आपको हेल्प करना है तो आपने क्या किया, आपने Na+ के साइड से इस मॉलिक्यूल को इधर खींचा, आपने, अरे दो लोगों में झगड़ा कभी छुड़वाया आपने, कैसे होता है, वो दोनों लड़ रहे होते हैं, ठीक है, आप उन दोनों को, यही तो करते हो ना, एग्जैक्टली यही काम आपका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कर रहा है। ये देखो ये कह रहा है मैं बीच में घुस जाता हूं, मुक्के खाने का कितना शौक है? मत घुसना किसी की मन्नत, जो हालत चल रही है ना, तो मुक्के ही नहीं पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, दो लोगों के झगड़े में कभी नहीं फंसना चाहिए, ये बात मैंने मुंबई में आके सबसे पहले सीखी थी। नहीं वो भी इसलिए, मैं यहां पे जब आया, ठीक है, तो मेरे को सब लोगों ने ये बोला कि मुंबई में किसी को किसी से मतलब नहीं होता, सब अपना काम करते रहते हैं। तो मैंने उनसे सवाल पूछा, अच्छा मान लीजिए अगर दो लोग झगड़ा कर रहे होंगे तो आप क्या करोगे, आप उनको छुड़ाओगे नहीं, टेक्निकली हम यही सीख के आते हैं। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, उन्होंने पूछा कल तू IIT में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, मैंने कहा हाँ। मान ले दो लोगों में झगड़ा हो रहा है तो इंटरव्यू देने जाएगा या झगड़ा छुड़ाएगा? मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे मेरा आंसर मिल गया। और फिर वो आज तक वो बात वैलिड है, मतलब एक्चुअली अच्छी बात तो नहीं है बट ठीक है, आई होप, बट हम इस एग्जांपल को यहां यूज कर सकते हैं। तो आपका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कर क्या रहा है, देखिए आपका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टेक्निकली ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करने में हेल्प कर रहा है। अब अगर मेरे सॉल्वेंट का मेरे आयन के साथ बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बनेगा तो वो उनको ज्यादा अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे, और जितने ज्यादा डाइइलेक्ट्रिक होगा उतने जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा। ये आयन आपका डिसॉल्व हो गया, ये आयन आपका डिसॉल्व हो गया, तो NaCl क्या हो गया आपका, डिसॉल्व। क्या ये बात क्लियर हो रही है? आगे लिखिए। हाँ मतलब कंटिन्यूएशन में, ये सॉल्युबिलिटी के ही कंटिन्यूएशन में आपका, हाँ मतलब सॉल्युबिलिटी में ही चल रहा है। मैं नहीं हेल्प कर सकता इसमें आपकी। टाइम मतलब ये बोल सकते हैं उतना इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि उसका जो एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। अगर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है
तो वो पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड आपका उतना ही ज्यादा डिसॉल्व होगा, है ना। और अगर कम है तो कम डिसॉल्व होगा, क्योंकि उतने नहीं तोड़ पाएगा ना। सॉरी 80। ये मतलब NaCl को ब्रेक करने के लिए क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका NaCl मतलब हाँ अच्छा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। हाँ, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, समझना, ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 25 के ऊपर होगा तो ही अच्छा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका मान लेते हैं कि आपका एक आयनिक कंपाउंड वीक है, उसका बॉन्ड ही वीक है, तो आपको 80 देने की जरूरत ही क्या है, कम भी रखोगे तो भी टूट जाएगा, है ना। मतलब अगर घर के बच्चों को 2 झापड़ मार के समझाया जा सकता है तो हाथ पांव तोड़ने की जरूरत क्या है ना। बहुत बढ़िया, लिखिए, अरे लिखिए जरा। आयनिक कंपाउंड्स आर डिसॉल्व्ड इन ionic compounds are dissolved in ionic compounds are dissolved in polar solvent, are dissolved in polar solvent following 2 steps. Following 2 steps. Ionic compounds are dissolved in polar solvent following 2 steps. Step 1, step 2 लिख रहा हूं मैं यहां। सो किसी भी चीज को पानी में या कहीं पे डिसॉल्व करने का मतलब यह है कि उस आयनिक कंपाउंड को पहले उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में आप तोड़ दीजिए और उन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस को चारों तरफ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे, सराउंड, और उसी पर्टिकुलर चीज को आप क्या कहते हो, सॉल्युबिलिटी। सॉरी, उसी पर्टिकुलर प्रोसेस को आप कहते हो सॉल्युबिलिटी। और वहां पे सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये बताएगा कि कितने जल्दी मतलब कितना ज्यादा डिसॉल्व होगा। हाइड्रेशन
देखिए सबसे पहला आपके पास ये रहा आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड आपका पहले टूटेगा, ठीक है, ये टूटेगा तो क्या बनेगा A+ एंड B-, और इसको तोड़ने में हेल्प कौन करेगा, आपका जो भी सॉल्वेंट है, और वो कितनी ज्यादा हेल्प करेगा उसी हेल्प को हम मेजर करते हैं डाइलेक्ट्रिक में। जब ये आपका डिसॉल्व, मतलब जैसे मान लेते हैं पानी है, तो ये जो आपका आयन है इसके डिसॉल्व होने का मतलब ये है कि इस आयन के चारों तरफ मेरे पानी के मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे, और वो भी स्पेसिफिक फॉर्मेट में ही अटैच होंगे, क्योंकि अगर ये प्लस है तो पानी का जो नेगेटिव चार्ज है वो वहां पर होगा, और ये कई लेयर्स में ऐसे अरेंज हो जाते हैं, और इसी पर्टिकुलर चीज को आप कहते हो हाइड्रेशन। इसी तरीके से आपके पास Cl- है, तो Cl- के भी चारों तरफ क्या होंगे, मैम बढ़िया, रात की उतर गई। इथाइल अल्कोहल, ठीक है, कंटेंट जब आपका ये होगा, जब आपका Cl- होगा, ठीक है, तो आपका जो सॉल्वेंट होगा उसका जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वो चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, और इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को आप कहोगे हाइड्रेशन। अच्छा ये बताइए, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसको आप कहोगे हाइड्रेशन एनर्जी। इस प्रोसेस को आप कह रहे हो हाइड्रेशन, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसको आप कहोगे हाइड्रेशन एनर्जी। अब ये क्वेश्चन सबके लिए, हाइड्रेशन एनर्जी आपका ΔH नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? अच्छा ही दो ही होते पता है, अगर 4 होते हैं ΔH तो आप 6 आंसर करते। कितने लोग कह रहे हैं कि ΔH हाइड्रेशन एनर्जी का पॉजिटिव होना चाहिए? क्यों? सही आंसर है, बट क्यों? Released from the system, exothermic होगा, इसलिए positive होगा। है? It's released from the system. हाँ तो तभी तो नेगेटिव होगा। एक्सोथर्मिक नेगेटिव का मतलब कि सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है। ΔH कैसा होना चाहिए? सो कोई भी चीज डिसॉल्व होने का मतलब यह है कि उसके आयंस को, उसके जो आपके आयनिक कंपाउंड को, पहले आयनिक कंपाउंड आपका पहले टूटेगा, इसको तोड़ने में हेल्प कौन करेगा? सॉल्वेंट, और जितनी हेल्प करेगा उसी हेल्प का जो मेजरमेंट है उसको आप कहते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपका आयन टूट गया, मतलब सॉरी, आपका आयनिक कंपाउंड टूटा, आपका आयन बना, और इन दोनों आयंस को आपका सॉल्वेंट चारों तरफ से सराउंड कर लेगा। आपको याद होगा तो मैंने आपको यह बताया था कि लिथियम आयन की मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन गैसियस फॉर्म में। एक्वस में उसकी मोबिलिटी बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि लिथियम प्लस के ऊपर पानी के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं, ठीक है, ये वही चीज है। तो ये जो आपका सॉल्वेंट चारों तरफ से आपके आयन पे आ चुका है, इसी प्रोसेस को आप कहते हो हाइड्रेशन। अब क्योंकि यहां पे हाइड्रेशन है, सुन लीजिए, बाद में लिखिएगा, क्योंकि ये प्रोसेस आपका हाइड्रेशन है, इसका मतलब यहां पे सॉल्वेंट आपका वाटर ही रहा होगा। अगर आपका यहां पे सॉल्वेंट वाटर है तो उस चीज का नाम हो जाएगा हाइड्रेशन। अगर यहां पे सॉल्वेंट आपका कुछ भी होता तो आप इस प्रोसेस को हाइड्रेशन नहीं बुलाते। जैसे हाइड्रोलिसिस का मतलब है किसी भी चीज को पानी से धुल देना, क्योंकि वहां पे पानी यूज हुआ है। लेकिन अगर आपने वहां पे कोई भी सॉल्वेंट यूज किया है और सॉल्वेंट से आपने अगर अपनी चीज को धुल दिया तो आप उसको बुलाओगे सॉल्वोलिसिस। लेकिन वही सॉल्वेंट अगर पानी है तो हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चन ये था कि ये आपका जो हाइड्रेशन है, ये जो हाइड्रेशन है, और इस ड्यूरेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी आपकी ΔH नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, कंसीडरिंग कि यही मेरा सिस्टम है, यही मेरा ऑब्जर्वेशन है ना। तो ΔH यहां पे कैसा होना चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव।
बताइए क्यों? ठीक है, सुनते हैं आंसर। ठीक है, एनीवन एल्स? Negative क्यों? because the energy is released from the system. क्यों? Because हमने इक्वेशन भी लिखा but after hydration एक्चुअली तो यहां पे भी लिखा हुआ है, बट ठीक है। हाँ, क्यों नेगेटिव क्यों होगा? because energy is released when अरे वो तो ठीक है, एनर्जीज hydration हो रहा है ना, वो bond form कर रहा है, वो भी ठीक है। हाँ, हाइड्रेशन हो रहा है तो वो water की molecules के साथ bond form कर रहा है, एक सिंपल सी चीज आपको यहां पे दिखनी चाहिए। देखिए आप लोग कैसे चीजों को अभी भी मिस कर रहे हो। वो bond break हो रहा है तो फिर प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स डेवलप होगा? अरे मैम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब आपके बॉन्ड बन रहे हैं, और जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी क्या होगी? रिलीज। अगर यही पॉजिटिव पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो वो भी है, लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होता, तो आपको उन्हें स्टेबल रखने के लिए एनर्जी देनी पड़ती। क्या आप ये बात समझ रहे हो? तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपका जो सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, दोनों है, ध्यान से सुनिएगा। सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस मेरा एंडोथर्मिक भी है, एक्सोथर्मिक भी है, लेकिन अगर कोई भी चीज आपकी डिसॉल्व हो गई है तो इसका ये 100% श्योर है कि उसका एंडोथर्मिक स्टेप से ज्यादा उसका एक्सोथर्मिक स्टेप होगा। मतलब कोई भी चीज डिसॉल्व तभी होगी जब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब ओवरऑल सिस्टम कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। देखिए आपका जो पूरा आपका जो सॉल्युबिलिटी का जो पूरा प्रोसेस है 999 पे पहुंच चुका हूं मैं, इफ यू गेट द रेफरेंस। 999 पे पहुंच चुका हूं मैं। आपकी जो सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस है वो आपके 2 स्टेप्स में होगा। पहला स्टेप होगा जहां पे आप अपने लैटिस को ब्रेक करोगे आयंस में, ठीक है, और दूसरा प्रोसेस होगा जहां पे आपके आयंस को चारों तरफ से पानी के मॉलिक्यूल्स क्या कर लेंगे? सराउंड कर लेंगे। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस ये वाला स्टेप आपका एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि आपको लैटिस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। और ये वाला स्टेप आपका एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि आपके जो आयंस हैं उनको जब चारों तरफ पानी से सराउंड होगा तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। अब इस बात को समझिएगा, अगर मेरा कोई भी आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व हुआ है, अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड मेरा डिसॉल्व हो गया है, तो इसका मतलब उसका ये वाला स्टेप, मतलब एक्सोथर्मिक एनर्जी एंडोथर्मिक से डेफिनेटली ज्यादा ही रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं कि एंडोथर्मिक स्टेप मेरा, अगर मेरा एंडोथर्मिक स्टेप मेरा प्लस 40 जूल्स है, तो मेरा जो एक्सोथर्मिक स्टेप होगा वो -60 जूल्स है। तो ओवरऑल मेरा एनर्जी कैसा आएगा? -20। एंड माइनस का मतलब एनर्जी रिलीज हुई है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? ये चीज 100% होगा। मतलब कहने का मतलब इन अदर वर्ड्स ये है कि अगर किसी भी चीज को डिसॉल्व होना है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी, उसका मतलब एक्सोथर्मिक उसका एंडोथर्मिक से ज्यादा होना ही चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो रही है? प्लीज इस चीज को छापिएगा। और